सुप्रभात विद्यार्थियों। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको कल्पतरु पाठ 4 इस पाठ का अभ्यास करवाया था। अभ्यास में मैंने आपको प्रश्न 1 पदेन स्वयं बनाए थे, 2, 3, 4, 5 ये प्रश्न करवाए थे। शेष हमारे अभी छठा 7वां ये 2 प्रश्न बचे हुए हैं और इसके बाद मैं आपको कुछ अतिरिक्त अभ्यास करवाऊँगी। समझेंगे सब बच्चे। छठा प्रश्न, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। स्थूल पदान्य अधिकृत्य का मतलब है स्थूल पदों को आधार बनाकर। स्थूल का मतलब जो मोटे शब्द हैं, जो डार्क हैं। स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। इन पदों को सर जो मोटे शब्द हैं, स्थूल पद हैं, उनको आधार बनाकर प्रश्न बनाना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे आप पिछली कक्षाओं में करते आए हो, छठी में भी, 7वीं में भी किया आपने, 8वीं में भी किए। प्रश्न निर्माण बताया हुआ नियम इसका पूरे वाक्य में करने होते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। और जो हमारा शब्द है, जो अंडरलाइन है या फिर ज़्यादा डार्क है, उस शब्द को हमने देखना है कि वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। प्रश्न निर्माण के कुछ नियम होते हैं। आगे की कक्षा में आपको प्रश्न निर्माण और करवाए जाएंगे, पर अभी इनको समझेंगे। प्रश्न निर्माण के कुछ नियम होते हैं बेटा। एक तो किम के शब्द रूप हमें याद होने चाहिए, और साथ में हमने देखना है कि जो अंडरलाइन शब्द है, रेखांकित है शब्द और या फिर ज़्यादा काला है, इसको हमने देखना है कि हमारा पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसकलिंग का है। उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी विभक्ति में है। जिस विभक्ति में प्रश्न अंडरलाइन होगी, ठीक है, जिस विभक्ति में होगा शब्द, उसी विभक्ति में हमारे प्रश्नमान बनेंगे। तो देखेंगे, जैसे पहला शब्द है तरहो कृपया स मम, तरहो कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत। तरु की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। तरु की, यहाँ पर मूल शब्द क्या है? तरु, उकारांत है, और तरु हमारा पुल्लिंग होता है। तरु की, काके की में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, क्योंकि वो उकारांत है। तरु की षष्ठी तरहो, इसलिए क्या आएगा आप बताओगे। आपको सब पता होना चाहिए कि षष्ठी विभक्ति में क्या आता है? कस्य। कस्य कहियो के शाम, कस्य, क्योंकि वो तरोह शब्द हमारा एक वचन है, इसीलिए षष्ठी एक वचन है, तो षष्ठी एक वचन में ही कस्य शब्द आएगा। आप लिखोगे कस्य कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत। किसकी कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। उसने मतलब किसने? आपको पाठ पढ़ाया था मैंने, पाठ पढ़ाया था ना, इसमें लिखा है जीमूत केतु इति। जीमूत केतु ने किसको प्राप्त किया था? जीमूत वाहन को। आगे देखेंगे, स कल्पतर्वे न्यवेदयत। उसने कल्पतरु को निवेदित किया था, बताया या बोला। अब देखेंगे कल्पतर्वे, यहाँ पर फिर चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। तरु की चतुर्थी तरवे, जैसे भानु की चतुर्थी भानवे, ऐसे तरु की तरवे, दोनों उकारांत शब्द हैं। अब चतुर्थी लगी हुई है, पुल्लिंग है, तो क्या होगा? किम की, किम पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति क्या होता है? कस्मै। स कस्मै निवेदयत। और डिटेल में प्रश्न निर्माण के नियम आगे की कक्षाओं में डिस्कस किए जाएंगे। स कस्मै न्यवेदयत। आगे है धन वृष्टया को अपि दरिद्रः न अतिष्ठत। नातिष्ठत था ना, तो धन की वृष्टि से कोई भी, बारिश से कोई भी दरिद्र नहीं रहा। धन वृष्टि, वृष्टि शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। वृष्टि जैसे होता है ना मति, इसे मूल शब्द देखें, धन वृष्टि। धन वृष्टि का मतलब वृष्टि बारिश को बोलते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। अब धन की बरसात से, इकारांत, मति की तृतीया मत्या, ऐसे वृष्टि की वृष्टया। तृतीया एक वचन, किम, तृतीया एक वचन, वो भी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है? का के कहा, काम के कहा, कया, क्योंकि हमारा तृतीया एक वचन, तब क्या आएगा यहाँ पर? कया। अब आप पूरे वाक्य में लिखोगे इसको, कया को अपि दरिद्र है नातिष्ठत, एक वचन में। कल्पतरुः पृथ्व्यां धनानि अवर्षत। कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन बरसाया। अब यहाँ पर पृथ्व्यां लिखा हुआ है, हमारा स्थानवाची, स्थान के लिए हम कुत्र पद का प्रयोग करेंगे। कहाँ बरसाया? पृथ्वी पर, तो इसके लिए हम कुत्र पद का प्रयोग करेंगे, कुत्र। आगे देखेंगे, जीवा अनुकंपया जीमूत वाहनस्य यशः प्रासरत। जीवों की अनुकंपा से जीमूत वाहन का यश फैला।
जीव अनुकंपया, जीवानुकंपया संधि विच्छेद होगा जीव प्लस अनुकंपया। फिर अनुकंपा शब्द इसमें है, जैसे लता होता है ऐसे ही लता की तृतीया लते, ऐसे ही जीव अनुकंपया में तृतीया व्यक्ति लगी हुई है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में जैसे तो बताया मैंने भी आपको कि लता की तृतीया लते, ऐसी अनुकंपा की कंपया, अनुकंपया तृतीया लगी तो क्या होगा फिर का के कहा काम के कहा कया, तृतीया एक वचन, क्योंकि हमारा ये शब्द स्त्रीलिंग एक वचन है आकारांत, तो स्त्रीलिंग एक वचन में क्या होगा कया। आप लिखोगे कया जीमुत वाहनस्य यशः प्रासरत और प्रश्नवाचक चिन्ह। दोबारा बता रही हूँ आपको इन जो शब्दों की जगह आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। यथास्थानं समास विग्रहम च करोत्, यथास्थान समास विग्रह, समासम विग्रहम च करोत्, समास करो या विग्रह करो। देखो यहाँ पर ना क्या है, ज़्यादा परेशानी होना, इनको हमने क्या करना है जोड़ना है, बस शब्दों को मूल शब्द निकालना है और पीछे जो शब्द हमने वैसे का वैसे ही हमें लिखना है। जैसे लिखा है विद्याधराणाम पति, मूल शब्द कैसे विद्याधर, विद्याधरों का स्वामी पति, विद्वानों का भी विद्वान। ठीक है, अब हमने क्या करना है विद्याधर, इसमें से हमने मूल शब्द निकालना है, षष्ठी व्यक्ति हटा दो हम यहाँ से, तो मूल शब्द क्या बना हमारा विद्याधर। ठीक है, विद्याधर हमने लिखा, हमने एक शब्द में लिखना है इसको विद्याधर, और पीछे का शब्द हमने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे जोड़ देना है विद्याधर पति। यहाँ हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास है बेटा, और ये समास हमारे वैसे भी 10वीं कक्षा में है, अभी हमारे नहीं है। ठीक है, पर फिर भी थोड़ा सा आपको समझाया गया बीच बीच में कि बाद में कोई परेशानी ना आए। विद्याधराणाम पति, विद्याधर पति। अब देखो गृहो उद्याने, अब ये हमारा क्या है विग्रह मतलब अलग है, इसको हमने एक बनाना, अब हमारा ये एक हमें अलग करना है, हमने अर्थ के अकॉर्डिंग अलग करना है। गृहो उद्याने घर के बगीचे में। ठीक है, अब गृह में घर के काके की में षष्ठी का प्रयोग, तो इसमें गृह के अंदर षष्ठी व्यक्ति लगाएंगे हम, जैसे बालक की षष्ठी बालकस्य, गृह की क्या होगी गृहस्य, फल की फलस्य, ऐसे हम करेंगे गृहस्य, और पीछे का शब्द हमने वैसे के वैसे ही लिख देना है गृहस्य उद्याने। अब इसको समझोगे जरा, हमने मूल शब्द निकाला गृह निकाला, ठीक है, और उद्यान अ और उ मिलकर ओ बन गया, यहाँ पर गृह उद्याने संधि होगी, यहाँ पर जो समस्त पद में संधि हो जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर अगला शब्द है नगा नाम इंद्र, नग मीन्स होता है पर्वत, पर्वतों का स्वामी, इंद्र मतलब स्वामी। मूल शब्द निकाला हमने, क्या निकलेगा इसमें षष्ठी व्यक्ति निकाल दो, नग है, नगा नाम, जैसे बालक की षष्ठी बाल का नाम, ऐसे नग की नगा नाम। फिर मैंने बताया था आपको यहाँ भी कि मूल शब्द निकालते हैं। ठीक है, मूल शब्द निकालते समय हमने क्या करना होता है विभक्ति को हटा देना होता है, जैसे षष्ठी व्यक्ति को निकाल दो, इसमें से नग निकला, नग प्लस इंद्र। अब देखिए हमने यहाँ पर बताई थी मैं नग प्लस इंद्र। ठीक है, नग और इंद्र हम जब भी हम इकट्ठा करते हैं तो संधि अगर हो रही होती है तो हमने संधि करनी होती है। अब जैसे देखेंगे यहाँ पर नग ग में अ और इंद्र में ई है, तो क्या बन गया ये अ और ई मिलकर क्या बनता है हमारा नगेंद्र, राइट। अब हमारे यहाँ भी क्या बना हमारा नगेंद्र। हमने समास में संधि करनी होती है, अगर कहीं संधि होती है, जैसे यहाँ पर भी संधि हो रही है, अ और उ मिलकर ओ बन गया, ये अ और उ मिलकर ओ बन गया। यहाँ पर कोई संधि नहीं, क्योंकि संधि का कोई शब्द ही नहीं है यहाँ पर। आगे देखेंगे परोपकारः, परोपकारः पर की षष्ठी होती है परेशान, उपकारः दूसरों के ऊपर किया गया उपकार, परोपकार। मूल शब्द निकाला पर और उ, पर में र में अ और उ मिलकर बन गया ओ, परोपकारः। अब जीवानाम अनुकंपया, जीवों की अनुकंपा से, जीवानाम षष्ठी व्यक्ति लगी हुई है ना। अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा जीव और अनुकंपया, मान लो हमने ऐसे करा, चलो प्लस नहीं लगाते, अनुकंपया हमने ये अ यहाँ लगा दिया, जीवा हो जाएगा ये। अब देखो जी वा और पीछे सेम लगा देंगे हम, अ और अ मिलकर बड़ा बन गया दीर्घ संधि, जीवानु क म आधम जीवानुकंपया। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे अब ये हमारा समास है और ये हमारा प्रत्यार है। उदाहरणम अनुसृत्य मतुप, ब्रैकेट में लिखा मत या वत, इसको समझेंगे अभी। प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत, इन प्रत्ययों का प्रयोग करके हमने पदों को बनाना है, लिखना है, जैसे हिम प्लस मतुप।
सबसे पहले आप समझेंगे मतु प्रत्यय कैसे प्रयोग किया जाता है। सुनेंगे सब बच्चे। मतु प्रत्यय ये हमारा 10th क्लास में है, लेकिन कुछ इसमें बीच में डाल रहे हैं। उसके डालने का रीज़न ये है कि आप थोड़ा 10th क्लास के लिए तैयार रहो, ठीक है। मतु प्रत्यय में क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम बताते हैं मतु प्रत्यय वाला या वाली अर्थ को दर्शाता है। वाला या वाली, जैसे मान लो मैं कहूँ धन वाला, धन वाली, ठीक है। बुद्धि वाला, बुद्धि वाली, ज्ञान वाला, ज्ञान वाली। मतु प्रत्यय वाला या फिर वाली अर्थ को दर्शाता है, ठीक है। अब देखेंगे सब बच्चे, मतुप में उ और प का लोप हो जाता है, मत बचता है, ठीक है। मत का वत हो जाता है जिन शब्दों के अंत में अ या आ होता है। ध्यान रखना सब बच्चे। अब दोबारा बता रही हूँ मैं, इसी को पुनः बता रही हूँ। मतु प्रत्यय लिख कर दोबारा बता रही हूँ। मतु प्रत्यय वाला या वाली अर्थ को दर्शाता है। धन वाला, धन वाली, बुद्धि वाला, बुद्धि वाली, शक्ति वाला, शक्ति वाली, वाला या वाली, ठीक है। इसके बाद मतुप में उ और प का लोप हो गया, बच्चा हमारा मत। मत का वत हो जाता है जिन शब्दों में अ या आ, अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ या आ आता है, बस। जैसे मान लो मैं कहूँ धन, ठीक है। अब धन प्लस मतुप है। अब उ और प का लोप मैंने बताया, इसमें आ रहा है तो क्या बना हमारा धन। धन मत नहीं बनेगा, माँ को व हो जाएगा ये धन। अब क्या हो जाएगा ये धन, धनवत। अब ये हमारा बना मूल शब्द, ठीक है बच्चों। और जब हम इसको पुल्लिंग में लाएंगे, ये बन गया हमारा मूल शब्द। अब जब हम इसको पुल्लिंग में लाएंगे तो ये वत का धन, वत का वान हो गया, धनवान पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग में धनवती, धनवती। ये हमारा बन गया स्त्रीलिंग में। आपको केवल ये करना है, पुल्लिंग वाला करना है, ठीक है। आप देखेंगे इधर, हिम प्लस मतुप हिमवान बन गया, श्री प्लस मतुप श्रीमान बन गया, क्योंकि इसमें ई है। फिर इसमें यानी श्री, शक्ति प्लस मतुप शक्ति, ध्यान रखना क्योंकि ई है ना, इसलिए शक्तिमान। शक्तिमान बालकः, शक्तिमान नरः, पुल्लिंग के साथ है। शक्तिमान जनः आदि। धन प्लस मतुप धनवत बना, मूल शब्द में धनवत, लेकिन जब पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या करेंगे धनवान, धनवान बालकः, धनवान नरः, नाम में हलंत आएगा। अब यहाँ देखेंगे ई है, मैंने बताया जिन शब्दों में अ या आ आएगा, आ का इसमें उदाहरण नहीं है, लेकिन जिन शब्दों के अंत में अ या आ आता है वहाँ पर मत का वत हो जाता है। अब देखेंगे इसमें ई है तो बुद्धि मत, पुल्लिंग में क्या बनेगा ये बुद्धिमान। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बुद्धिमान, नरः, बालकः, जनः, कोई भी, अध्यापकः। अब देखेंगे धैर्य, फिर यहाँ पर आ रहा है धैर्य, धैर्यवान, क्योंकि यहाँ पर धैर्यवान अ है। गुणवान, क्योंकि फिर वहाँ पर हमारा अ है, गुणवान। अब देखो सब बच्चे, ये इसमें अ है इसलिए वान हो गया, इसमें भी अ है वान हो गया, इसमें ई है मान हो गया, और धन में फिर वान हो गया, शक्ति में ई है मान हो गया, श्री में ई है मान हो गया, हिम में अ है वान हो गया।